और अब बात सिनेमा के एक लेफ्ट लिबरल सूडो सेकुलर कैरेक्टर की। मैं इतने सारे विश्लेषणों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन महानुभावों का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, ये सारे विश्लेषण उन्हें बेहद सूट करते हैं व्यूअर्स। इन्हें आप सभी जानते हैं। इनका नाम नसीरुद्दीन शाह साहब है। देश की जनता इन्हें लगभग 50 सालों से बेशुमार प्यार दे रही है। जो मैं गैंग बता रहा था उसके बड़े हिस्सेदार ये भी है। इन्हें देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण तक नवाजा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नसीरुद्दीन शाह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना उग्र राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म लगता है, कोट एंड कोट। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि गदर 2 जैसी फिल्म का हिट होना खतरनाक संकेत है। अब यह भी समझ लेते हैं कि गदर 2 की थीम क्या है। गदर 2 में एक देशभक्त हिंदुस्तानी अपने बेटे और अपनी बीवी को बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है, जहां उसका सामना पाकिस्तान की फौज से होता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ पाकिस्तानी फौज से लड़कर अपने बेटे को वापस भारत ले आता है और कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तारा सिंह बने सनी देओल गदर 2 में पाकिस्तान के खिलाफ बोलते और लड़ते दिख रहे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को यह डेंजरस ट्रेंड लग रहा है। लेकिन क्यों? नसीर साहब तब कहां थे जब 1997 में बॉर्डर फिल्म आई और बम्पर हिट हुई? उसमें भी भारत पाकिस्तान का युद्ध ही तो था। भारत ने उस युद्ध में पाकिस्तान को पीटा ही तो था। नसीरुद्दीन शाह तब कहां थे जब LOC कारगिल फिल्म आई थी, क्योंकि पिटा वहां भी पाकिस्तान ही था। जब लक्ष्य फिल्म आई थी, भारतीय सेना पाकिस्तानियों को कारगिल से खदेड़ती हुई दिखाई दी। और नसीरुद्दीन शाह तब कहां थे जब गदर 1 फिल्म आई थी, यानी गदर एक प्रेम कथा आई थी, तब वो कहां थे और वो खामोश रहे। लेकिन 2014 के बाद उन्हें देश में बुरा ही बुरा दिखने लग गया। नसीरुद्दीन शाह को सिर्फ गदर 2 से ही दिक्कत नहीं है, उन्हें द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की कामयाबी से भी बड़ी परेशानी है, पेट में दर्द है। और इसे भी एक वो खतरनाक ट्रेंड बता रहे हैं, यानी कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए तो हुए, वो मारे गए तो मारे गए। अब क्या फर्क पड़ता है जी? अब उनकी बातें क्यों करनी? केरल में धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो रहा, क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात की करने की भी क्या जरूरत है? क्योंकि इससे नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों के कथित सेकुलरिज्म को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी समझना आज आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हिंदू और हिंदुत्व में बंटवारे की एक कोशिश होती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जोर शोर से हिंदू धर्म और हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा रची थी। उसके बाद चीन में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो जाती है और चंद्रशेखर भी आ जाते हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस को नफरती और दलित विरोधी ग्रंथ बता डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदुओं पर सीरियल अटैक करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था और इसके बाद हिंदू विरोधी झंडा MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन उठा लेता है। उदयनिधि स्टालिन और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सनातन धर्म, मेरा और आपका सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है और उसको खत्म करने की बात की जाती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि के सुर में सुर मिलाते हुए हिंदू धर्म को भेदभाव वाली बीमारी के समान बता डाला। और अब यह क्रोनोलॉजी एक्सेप्टेंस के लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि स्टालिन सरकार के एक और मंत्री के पोनमोडी ने कहा है कि विपक्ष ने 26 दलों का गठबंधन बनाया ही इसलिए है ताकि सनातन के खिलाफ जमकर लड़ा जा सके। सोचिए, सनातन धर्म विश्व में कहां है? विश्व में आप ही के देश में है और मल्टी लेवल अटैक उसकी बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है और किसी मुल्क में नहीं है। इस्लामिक देश मिल जाएंगे, क्रिश्चियन देश मिल जाएंगे, सनातनी कोई देश नहीं मिलेगा। नमस्कार।